जय जोहार, राम राम सा। मैं प्रभु नारायण ज्ञान चौपाल पर एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपकी और हमारी पहचान की बात करेंगे। जब कोई आपसे आपकी पहचान पूछता है तो आप क्या बताते हैं? आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके गांव का नाम। पर क्या हमारी पहचान बस इतनी सी है? हमारे पुरख इससे भी गहरी बात समझते थे। वो समझते थे कि एक व्यक्ति की पहचान उसकी जड़ों से होती है और उन जड़ों का नाम है गोत्र। आज कई लोग गोत्र को बस शादी विवाह से जोड़कर देखते हैं, बस एक गोत्र में शादी नहीं करनी। पर बात यह नहीं है, ये तो उस विशाल सिस्टम का एक छोटा सा हिस्सा है। गोत्र तो हमारा पता है, हमारी पहचान है, हमारा कुल है, हमारा वंश है। तो आज समझते हैं कि गोत्र का मतलब क्या है और वो अनोखा विज्ञान क्या है जिससे एक व्यक्ति चार चार गोत्रों से जुड़ा होता है। सबसे पहले ये गोत्र क्या है? गोत्र एक समूह या झुंड, जत्था, कुनबा, कबीला, रिश्तेदार और एक जगह रहने वाले लोगों की एक पहचान है। कुछ लोग गोत्र को केवल वंश से जोड़ देते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। गोत्र और वंश दोनों अलग अलग चीज है। वंश का पूर्वज वास्तविक व्यक्ति होता है जो आदमी और औरत के मिलन से चलता है, जबकि गोत्र केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि प्रकृति की निर्जीव सजीव चीजों, स्थान और घटनाओं से भी बन सकते हैं। कुछ गोत्र वंशों और प्रकृति प्रदत्त पहचान का योग भी हो सकता है। तभी आप सुनते होंगे कि एक ही गोत्र अलग अलग जातियों में मिलते हैं। इससे यह पता चलता है कि इनमें कोई ना कोई कनेक्शन जरूर रहा है, कभी ये साथ रहे होंगे। इससे यह साबित होता है कि जाति से पहले गोत्र अस्तित्व में आए थे। धंधे से जाति की पहचान बनने से पहले इनके पूर्वज किसी एक स्थान, व्यक्ति या प्रकृति से जुड़कर एक गोत्र की पहचान ले चुके थे। प्राचीन काल में मानव नदी किनारे, पहाड़ों की कंदराहों और वनों में रहता था, तब उन्हीं को अपनी पहचान बना लेता था। जैसे लीची के वनों में रहने वाले लिच्छवी कहलाए, जो एक प्राचीन महान वंश था। साल के वृक्षों के आसपास रहने वाले शाक्य कहलाए, जो भी भारत का एक महान वंश कहलाए। सोन नदी किनारे रहने वाले सोनकर कहलाए। कोल जामुन के जंगलों में रहने वाले कोल कहलाए। कोल भी एक महान वंश था भारत का। कुश घास के मैदानों में रहने वाले कुश कहलाए। कुश भी एक महान वंश था भारत का। मोर बहुल क्षेत्रों में रहने वाले मौर्य कहलाए, जो भारत की शान और भारत को विश्व में शक्तिशाली एक देश के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला वंश था, जिसमें सम्राट अशोक जैसे महान राजा हुए। हमारे मीणा समुदाय में 5248 गोत्र, 12 पाल और 32 तड़ पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतने गोत्र एक साथ कैसे बन सकते हैं? सही समझे, एक साथ इतने गोत्र नहीं बन सकते। ये समय के साथ धीरे धीरे बनते गए और आज इतनी बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं आखिर ये गोत्र बने कैसे। वैसे गोत्र बनने के कई कारण हैं, किंतु मुख्यतः 4 आधार माने गए हैं। पहला, स्थान के नाम पर, जैसे नदी, पहाड़, वन, गांव। कोई समूह जिस जगह पर लंबे समय तक रहा, वो जगह ही उनकी पहचान बन गई। जैसे गोंड गांव में रहने वाले गोठवाल, छान गांव में रहने वाले छानवाल, झिर्री गांव में रहने वाले झिरवाल, ब्याड़ गांव में रहने वाले ब्याड़वाल, देवडूंगरी में रहने वाले देवड़वाल कहलाए। ऐसे ही जिन गोतों के पीछे वाल शब्द लगता है वो स्थान का प्रतीक है, अर्थात उस स्थान के रहने वाले लोग। दूसरा, किसी महान पूर्वज, गुरु या पद के नाम पर हमारे कई बहादुर सरदार और मुखिया हुए, कई गुरु हुए। उनके आने वाली पीढ़ियां उनके नाम से जानी गई। जैसे महान राजा चंद के वंशज चांदा कहलाए, गुरु नाढ़ा को मानने वाले नाडला कहलाए, रुकना के वंशज रुकनावत कहलाए, ब्रह्मपाल के वंशज बैपलावत कहलाए। ऐसे ही जिन गोतों के पीछे वत शब्द लगता है वह उनके किसी महान पूर्वज के नाम और पद का प्रतीक है, अर्थात महान पूर्वज या पदवी से निकला गोत्र। तीसरा, गण चिन्ह या धराड़ी के नाम पर,
जैसे पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, फल फूल और जल जीव। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा समाज प्रकृति से जुड़ा है। कई कुलों ने किसी खास पेड़ पौधा या जीव को अपना रक्षक और चिन्ह माना है, उसे धराड़ी कहा गया। संक्षेप में, पेड़ पौधों के प्रति मानवीय, पारिवारिक, मित्रवत और उनके प्रति सम्मान ही धराड़ी प्रथा है। धराड़ी का दूसरा अर्थ यह भी है, धरा यानी जमीन, आड़ी यानी उसकी रक्षा करने वाली, धराड़ी अर्थात जमीन की रक्षा करने वाली। इससे संबंधित लगभग 200 गोत बने हैं, जैसे नाहर से नाहरेड़ा, सुसा खरगोश जिसे कहते हैं उससे सुसावत, आम का पेड़, आम से आमलिया, केर का पेड़, केर से करेलिया, मूंज घास से मूंजी, नीम से नीमवाल, बील के पेड़ से बीलवाल। चौथा, किसी खास घटना विशेषज्ञता के आधार पर, जैसे किसी कुल में कोई विशिष्ट घटना घटी या उन्होंने किसी विशेष कार्य में योग्यता हासिल की हो तो वो भी उनकी पहचान बन गई। जैसे मंडैया, ढूंढिया, काउंटिया, ऊंटड़िया, कुश्ती में विशेषज्ञता रखने वाले मल्ल, किले की रक्षा करने वाले कोटवाल। इस तरह से हमारे वंशों के अलग अलग नाम यानी गोत बने। यह हमारा मूल पता है, हमारी जड़ है। अब आती है वो बात जो हमारे समाज की व्यवस्था को दुनिया में सबसे अनोखा और वैज्ञानिक बनाती है। हमारे समाज में एक व्यक्ति का केवल एक गोत से नहीं बल्कि 4 या उससे भी अधिक गोतों से संबंध होता है। ध्यान से समझिएगा, यह हमारे पूर्वजों का प्राकृतिक ज्ञान और विज्ञान है। इसमें पहला, आपका खुद का गोत्र, यह आपको अपने पिता से मिलता है, यह आपका कुल है, आपका वंश है, यह आपकी मुख्य पहचान है। दूसरा, आपकी मां का गोत्र, यह आपका ननिहाल है, जिस मां ने आपको अपने गर्भ में पाला, आपको जन्म दिया, उसका कुल भी आपका है, उसका सम्मान सर्वोपरि है। तीसरा, आपकी दादी का गोत्र, यानी आपके पिता की मां का गोत्र, वो वंश जहां से आपके पिता को जन्म मिला, उस जड़ का सम्मान करना भी हमारा धर्म है। और चौथा गोत्र, आपकी नानी का, यानी आपकी मां की मां का गोत्र, वो मूल जहां से आपकी मां का वंश शुरू हुआ। हम उस जड़ को भी नहीं भूल सकते। हालांकि आजकल तो लोग नानी को कानी कर देते हैं। तो ये बात हुई 4 गोत्रों की। अब सोचिए, क्यों बनाया हमारे पूर्वजों ने इतना गहरा गोत्र सिस्टम? इसके 3 बड़े कारण। पहला, विशुद्ध विज्ञान। आज के जेनेटिक साइंटिस्ट बताते हैं कि नजदीकी खून के रिश्तों में शादी करने से बीमारियां होती है। इसे जीन डिप्रेशन कहते हैं। हमारे शरीर में हर चीज की कोडिंग ये जीन करता है। किसी की नाक कैसे होगी, आंख कैसी होगी, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये सब हमारी माँ बाप से आता है, जिसमें आधा जीन माँ से आता है और आधा जीन पिता से। इन्हीं जीनों से शरीर की संरचना, हाव भाव, बीमारियों का भी निर्धारण होता है। अगर दोनों पेरेंट्स में खराब बीमारी वाला जीन है तो वो बच्चे में जाकर खतरनाक बीमारी का रूप ले सकता है। एक परिवार में शादी करने से बीमार और अपंग बच्चे होने की चांस बढ़ जाते हैं। हमारे पुरखों को ये बात हजारों साल पहले से पता थी। बिना किसी लैब टेस्ट के 4 गोद छोड़ने का नियम यह सुनिश्चित करता है कि कम से कम 7 पीढ़ियों तक का कोई रक्त संबंध ना हो। यह दुनिया की सबसे बेहतरीन जेनेटिक डाइवर्सिटी की व्यवस्था है। आधुनिक काल में मेडलिन नाम के साइंटिस्ट ने भी मटर के पौधों में क्रॉस ब्रीडिंग कराकर यह सिद्ध किया है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी कितना जरूरी है। आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि आप अपने खेतों में पैदा हुए बीजों के बजाय नए बीज क्यों बोते, ताकि फसल की पैदावार अच्छी हो, उत्तम हो। तो ये हुई गोतों की जेनेटिक इंपॉर्टेंस। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा।
ये सिस्टम तोड़ने का नहीं, जोड़ने का है। जब आप 4 गोत्रों को अपना मानते हैं तो आपका परिवार एक कुल एक सीमित नहीं रहता, आपका संबंध 4 विशाल वंशों से जुड़ जाता है। ये आपको एक बहुत बड़े सामाजिक सुरक्षा कवच का हिस्सा बना देता है। गोत्र मानव समाज में परस्पर सहायता एवं सुरक्षा प्रदान करता है, समूह पर नियंत्रण और बंधुता बढ़ाता है, कबीला नियमों और परंपराओं का पालन करना सिखाता है। साथ ही आधुनिक परिस्थितियों में गोत्र जातिवाद खत्म करने का एक बेहतरीन साधन भी बन सकता है। तो कैसे? अगर हम जाति के बजाय गोत्र लगाते हैं तो आने वाले टाइम पर जाति का पता नहीं लगेगा कौन सी जाति का है, क्योंकि गोत्र सभी जातियों में मिलते हैं। तो आने वाले समय में जातिवाद अपने आप खत्म हो सकता है। तीसरा, प्रकृति प्रेम और पूर्वजों के प्रति सम्मान। गोत्र हमें अपने पूर्वजों और प्रकृति से भी जोड़ता है, उनका सम्मान करना सिखाता है। जैसे हर गोत्र की एक धराड़ी है और वो उसे अपना अंश और वंश मान के उसकी पूजा और रक्षा करते हैं। यह हमें प्रकृति से प्रेम सिखाता है। तो गोत्र सिर्फ शादी में टालने का नियम नहीं है, ये आपकी पहचान का विस्तार है। ये आपको बताता है कि आप अकेले नहीं हैं, आप 4 महान वंशों की विरासत को लेकर चल रहे हैं। ये आपको अपनी जड़ों की गहराई का एहसास कराता है। आज जब दुनिया अपनी पहचान खो रही है, तब हमारे पास ये अनमोल धरोहर है। इसे समझिए, इस पर गर्व कीजिए और अपने आने वाली पीढ़ियों को इसका महत्व जरूर समझाइए। ये हमारे पुरखों की हमें दी हुई वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि है, जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी प्राचीन काल में थी। साथ ही आप इस वीडियो के एंड में देखने के बाद आप अपना गोत्र बताएं, आप अपने गोत्र की धराड़ी बताएं, ताकि सभी लोगों को पता लग सके अब कौन सा गोत्र किस क्षेत्र में निवास करता है। और साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में जो सवाल खड़े होते हैं, उन सवालों को भी टिप्पणी में लिखें, ताकि आने वाली वीडियो में हम उनके जवाब आप तक पहुंचा सके। जय जोहार, राम राम सा। फिर मिलते हैं किसी नए विषय पर, नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।